नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बजट 2026 की असली सच्चाई को जरा करीब से समझने की कोशिश करेंगे। बिना किसी लाग लपेट के सीधे उन आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे जो इस बजट की असली कहानी बयां करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्रोत सामग्री शुरू में ही एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल खड़ा करती है। क्या बजट की वो बड़ी बड़ी और शानदार घोषणाएं वास्तव में जमीनी स्तर के गणित से मेल खाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हर टैक्स पेयर के मन में होना ही चाहिए। और ये पूरा विश्लेषण इसी एक मुख्य विचार के इर्द गिर्द घूमता है। सोर्स का तर्क है कि जब हम वास्तविक धन आवंटन यानी खर्चे गए असली आंकड़ों को करीब से देखते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। एक ऐसा छिपा हुआ पैटर्न जहां भविष्य के बड़े बड़े वादों और जमीनी हकीकत के बीच एक काफी गहरी खाई नजर आती है। इसी पैटर्न को ठीक से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। मैक्रो अवलोकन, टैक्स का बदलता बोझ, सामाजिक स्तंभ, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार, और आखिर में व्यापार और तकनीक। तो चलिए सबसे पहले मैक्रो बजट ओवरव्यू से शुरुआत करते हैं। 53.47 ट्रिलियन रुपए। इतने विशाल बजट आकार को देखते हुए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पैसा आ कहां से रहा है। आंकड़े साफ बताते हैं कि सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 24% आज भी उधारी या कर्ज से ही आता है। इसके ठीक बाद 21% के साथ इंडिविजुअल इनकम टैक्स का नंबर है। ये साफ दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक ऋण पर निर्भर है। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई को सामने लाता है। 20%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। सरकार के कुल खर्च का पूरे 20% हिस्सा तो सिर्फ पुराने कर्जों के ब्याज को चुकाने में ही चला जाता है। जरा सोचिए, ये एक बहुत बड़ी राशि है जिसका इस्तेमाल देश के विकास कार्यों में किया जा सकता था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, टैक्स के बोझ में आए बदलाव। इनकम टैक्स स्लैब में आम इंसान को कोई खास राहत तो नहीं मिली। उल्टा सोर्स बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि अब सरकार कई मामलों में ब्रोकर से भी ज्यादा पैसे कमा रही है। विश्लेषण के मुताबिक इसी बढ़ोतरी की वजह से बजट के तुरंत बाद सेंसेक्स में 2800 अंकों की भारी गिरावट देखी गई थी। एक समय था जब कॉरपोरेट और व्यक्तिगत टैक्स का योगदान लगभग बराबर हुआ करता था, लेकिन अब एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव आ चुका है। आंकड़े चीख कर बता रहे हैं कि आम लोग बड़ी कंपनियों की तुलना में 2 गुना टैक्स का बोझ उठा रहे हैं। व्यक्तिगत इनकम टैक्स और जीएसटी को मिला दें तो ये 36% हो जाता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 18% पर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो जुड़ा है शिक्षा और स्वास्थ्य आवंटन से। यहीं पर वादों बनाम वास्तविकता का पैटर्न सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है। बजट भाषण में भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई शानदार घोषणाएं की गईं। 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप, स्टेम संस्थानों के लिए गर्ल्स हॉस्टल और 15,000 स्कूलों में क्रिएटर लैब्स जैसी आधुनिक चीजें शामिल थीं। सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये नीतियां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की पूरी तस्वीर ही बदल देंगी। लेकिन जब हम वास्तविक गणित की ओर देखते हैं तो विश्लेषण इन वादों के बिल्कुल विपरीत एक अलग ही कहानी पेश करता है। शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च आज भी जीडीपी के 3% से कम है। जरा सोचिए, ये उस 6% के लक्ष्य का आधा भी नहीं है जिसकी सिफारिश आज से 60 साल पहले 1964 में कोठारी आयोग ने की थी। और बिल्कुल यही डरावना पैटर्न स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी दिखाई देता है। स्वास्थ्य के लिए बजट का आवंटन जीडीपी के लगभग 2% के आसपास ही अटका हुआ है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बहुत ही स्पष्ट सिफारिश है कि किसी भी देश को स्वास्थ्य पर अपनी जीडीपी का कम से कम 5% तो खर्च करना ही चाहिए। चलिए अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स का सीधा सा मतलब है सड़कों, पुलों और रेलवे जैसी संपत्तियों का निर्माण और रखरखाव। कुल कैपेक्स को बढ़ाकर 12.22 ट्रिलियन रुपए किया गया है। लेकिन सोर्स यहां एक गहरे विरोधाभास की ओर इशारा करता है कि कुल वृद्धि होने के बावजूद जो सबसे महत्वपूर्ण शहरी विकास के लिए आवंटित फंड था, उसमें वास्तव में 11.6% की भारी कटौती की गई है। सिर्फ आवंटन की ही बात नहीं है, योजनाओं के क्रियान्वयन की असली तस्वीर तो और भी हैरान करने वाली है। उदाहरण के लिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए पिछले साल
8.58 बिलियन रुपीस आवंटित किए गए थे, लेकिन सोर्स के अनुसार इसमें से महज 160 मिलियन रुपए ही वास्तव में खर्च किए गए। ये आवंटित राशि का 2% भी नहीं है, बिल्कुल समुद्र में एक बूंद के बराबर। रोजगार के मोर्चे पर तो स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण नजर आती है। हर साल 10 से 12 मिलियन युवा भारतीय जॉब मार्केट में प्रवेश करते हैं। टेक्सटाइल पार्क्स और इंटर्नशिप जैसी कई योजनाएं घोषित तो की गई हैं, लेकिन विश्लेषण इस बात की कड़ी आलोचना करता है कि इतने सारे नए कामगारों को तुरंत काम देने के लिए कोई सीधा, स्पष्ट और बड़े पैमाने का रोजगार कार्यक्रम इस बजट से पूरी तरह नदारद है। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, व्यापार, तकनीक और पर्यावरण। सोर्स यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी देता है, जिस पर अक्सर ज्यादा चर्चा नहीं होती। विदेशी एआई डेटा सेंटरों को भारत में स्थापित करने के लिए 20 साल की बड़ी टैक्स छूट दी जा रही है, लेकिन विश्लेषण के अनुसार इन विशाल डेटा सेंटरों को 24 घंटे चलाने के लिए भारी मात्रा में पानी और ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे हमारे सीमित स्थानीय संसाधनों पर बहुत बुरा असर पड़ने का खतरा है। व्यापार के मोर्चे पर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने वाली नीतियों की तारीफ जरूर की गई है, लेकिन दूसरी तरफ विश्लेषण इस बात पर गंभीर चिंता जताता है कि एआई ऑटोमेशन के कारण जो लाखों नौकरियां खतरे में हैं, उनसे निपटने के लिए कोई स्पष्ट और ठोस सुरक्षा योजना इस बजट में नहीं दिखाई देती। इन अनिश्चित समय में व्यक्तिगत बजट का क्या रोल है, आइए देखते हैं। इन सभी मैक्रो इकोनॉमिक कमियों और अनिश्चितताओं के बीच विश्लेषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि बाहरी झटकों से बचने के लिए परिवारों के पास टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस एक ढाल की तरह होनी चाहिए। हम और आप राष्ट्रीय बजट की कमियों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी अचानक आने वाले आर्थिक या स्वास्थ्य संकट में खुद को सुरक्षित रखने के लिए बीमा का इस्तेमाल एक मजबूत हथियार के रूप में जरूर कर सकते हैं। ये पूरा विश्लेषण अंत में एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर बड़ी बड़ी घोषणाओं और जमीनी स्तर पर कम धन आवंटन का ये पैटर्न इसी तरह जारी रहता है, तो वास्तव में हमारे आने वाले कल के लिए कैसी बुनियाद तैयार की जा रही है, ये हम सब के लिए सोचने का विषय है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।